तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस। देखो क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हो इस चैप्टर से। पहली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो तो है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो तो हमको आनी चाहिए, और उनके हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल हमको आना चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमको देनी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले हमारे कुछ लॉज हैं, जैसे कि उसमें आ जाएगा हेनरी लॉ और रोल्स लॉ। ठीक है, ये कुछ 2 लॉज हैं जिस पे हमको थोड़ा सा फोकस करना है। अब अगर ये दोनों चीजें हमको करनी है तो पहले एक और चीज हमको आनी चाहिए, वो क्या है? वो है हमारा मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के अंदर सर कितनी चीजें आनी चाहिए? पूरा आना चाहिए भाई, कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम मोलैरिटी की कैलकुलेशन करते हैं, और किस तरीके से हम मोलैलिटी की कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मैलिटी भी आना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सब चीजें हमको इस सॉल्यूशन चैप्टर को पैक कर देती है। मतलब इतनी सारी चीजें अगर आपको आती है तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। थोड़ा सा मॉल कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से हम पूरा चैप्टर कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ समझ में आने वाला है अब। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक्स पे। हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। जीनियस है ना? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और more non reacting substances whose concentration varied with a certain limit। देखो समझना स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें देखो सबसे पहली चीज अंडरलाइन करेंगे हम, जो मेन चीजें हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर। हमको पता होना चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। देखो 2 और मोर ठीक है, पर नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है? अगर रिएक्टिंग हो जाता तो क्या डिफरेंस आता, ये भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कंसंट्रेशन। हम चेंज कर सकते हैं, बट चेंज कर सकते हैं विद अ सर्टेन लिमिट के साथ। तो देखो यहाँ पे कितनी चीजें हमको मिल गई है। एक तो मिल गया नंबर ए पॉइंट, एक मिल गया है नॉन रिएक्टिंग वाली चीज, और एक मिल गई है कंसंट्रेशन वाली चीज। तो ए बी सी करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं समझना। एक चीज तो आप लोगों को पता ही होगी कि अगर मैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देता हूं तो ये सॉल्यूशन आ जाता है। अगर नहीं पता तो ये लाइन लिख लो। और सोल्यूट हमारा कौन होता है? सॉल्वेंट कौन होता है? सोल्यूट तो वो होता है जो हमारा लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, लेसर अमाउंट में। और सोल्वेंट वो होगा जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जैसे कि नींबू पानी। अब नींबू तो उसके अंदर है सोल्यूट, क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और पानी जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा? सॉल्वेंट। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद देखो नंबर ए पॉइंट हम समझना स्टार्ट करते हैं। नंबर ए क्या था हमारा? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर को समझने के लिए मैं यहां पे 2 बीकर ड्रॉ कर रहा हूं। बीकर तो अच्छा बन गया, तो इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं। देखो अब इसके अंदर क्या है? पानी है, नीले रंग का पानी है, और इसके अंदर भी हमारा सेम नीले रंग का पानी है। सेकंड वाले का पानी ज़्यादा अच्छा बना है या सेम ही? ठीक है, तो देखो फर्स्ट के अंदर तो मैंने मिक्स कर दिया है NaCl। NaCl सोच लो, येलो कलर से मैं NaCl को दिखा रहा हूँ। तो NaCl पानी में मिक्स हो गया। ठीक है, अब
सेकेंड बिकर में मैंने ऐड कर दी है इसमें सैंड। सैंड हमारी कैसे कलर की होगी सर? ऐसी सी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सैंड हमारी कुछ जितनी हमने डाली वो इस तरीके से नीचे बैठ गई। ठीक है, अब देखो हम समझना स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं फॉर फर्स्ट बिकर। फर्स्ट बिकर के लिए क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं? सेम कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट पोजीशन। क्या ये बात सही है? और किसकी पोजीशन है? सॉल्यूशन की पोजीशन। मतलब कि अगर मैं यहां पे फोकस करूं तो भी कितना है कंसंट्रेशन, जितना NaCl का इस पार्ट में होगा, और सेम साइज में मैं इधर देखूंगा तो इधर भी कंसंट्रेशन सेम ही आ रहा होगा हमारे NaCl का। अब देखो सैंड की बात करता हूं तो एक एरिया लिया मैंने ये और एक एरिया लिया मैंने ये, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं डिफरेंट कंसंट्रेशन एट डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया? फर्स्ट के लिए मैंने लिखा सेम कंसंट्रेशन एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमने देखा तो उनकी सेम कंसंट्रेशन मिल रही थी और इसके अंदर डिफरेंट। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। जो फर्स्ट वाला है ना इसमें, जिसमें हमें सेम कंसंट्रेशन मिलने वाली है, मतलब कि नींबू पानी अगर हमने बनाया है तो फर्स्ट सिप में भी मेरे को सेम ही टेस्ट आ रहा होगा जो लास्ट सिप में आ रहा होगा। कंसंट्रेशन जो लेमन की है वो सेम रहेगी। बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। पहली चीज तो हमको समझ में आ गई सर, नंबर ए होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 है नॉन रिएक्टिंग। अगर हमने रिएक्टिंग लिया तो क्या चेंज आने वाला है, समझना स्टार्ट कर। नंबर बी हम समझ रहे हैं नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है रिएक्टिंग स्पीशीज, जैसे कि N2 प्लस 3H2 हमको क्या दे देंगे? 2 अमोनिया। मतलब कि N2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिक्स होके हमको क्या दे देती है? अमोनिया गैस। बात समझ आई? अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये हमको मिल गई है अमोनिया जो कि एक न्यू कंपाउंड है। अगर ये दोनों रिएक्टिंग है तो एक मेरे को न्यू कंपाउंड मिल जाएगा सॉल्यूशन में जो कि नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है भाई। तो इसलिए हमें कोई न्यू कंपाउंड ना मिले, जो डिजायर्ड कंपाउंड है हमारा वो ही हमको मिलना चाहिए। इसलिए हम लेंगे ऐसे सब्सट्रेट्स जो आपस में नॉन रिएक्टिंग है। बात समझ में आई या नहीं? अब इसके बाद बच जाता है हमारा लास्ट नंबर सी, कंसंट्रेशन वैरिड विद अ सर्टेन लिमिट। इस पॉइंट को समझना स्टार्ट कर। नंबर डी सॉरी सी, कंसंट्रेशन वैरिड विद लिमिट। देखो फर्स्ट मैं एक बीकर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर सॉल्यूशन है हमारा, इसके अंदर कंपाउंड ए भी है और कंपाउंड बी भी है। ठीक है, अब एट टाइम 0 जब हमने ऑब्जर्वेशन देखी तो ए की कंसंट्रेशन तो हमें मिल गई थी 10 मोलर और बी की कंसंट्रेशन मेरे को मिल गई थी 100 मोलर। तो इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो लेसर अमाउंट कौन सा है? ए का लेसर अमाउंट है, तो ए क्या आ जाएगा? सोल्यूट। और एट टाइम टी हमने क्या किया? ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, बाहर से ए को एंटर कर दिया, तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। बात सही है? एट टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर 200 मोलर हो गई और बी की कंसंट्रेशन कितनी थी? 100 मोलर। मतलब कि अब हमारा लेसर अमाउंट में बी प्रेजेंट है तो बी ही हो जाएगा सोल्यूट।
मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन था उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ध्यान से समझो, पहले कौन था, सोल्यूट ए था, अब कौन हो गया बी। तो इतना ज्यादा लिमिट हमको क्रॉस नहीं करना। अगर मैं 10 मोलर से थोड़ा बहुत करता इंक्रीज 20 मोलर, तो मेरा ए ही सॉल्यूट रहता, क्योंकि लेसर अमाउंट तो इसी का था। बात समझ में आ रही है? तो लेसर अमाउंट इसी का होना चाहिए, इतना हम कर सकते हैं इंक्रीज। तो एक लिमिट में करना है, ऐसे नहीं करना कि अंधाधुंध कि मैं बाहर से ए को डालना स्टार्ट किया तो मैंने 200 मोलर 500 मोलर, नहीं, इतना ज्यादा नहीं करना। बात समझ में आई या नहीं? इसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमको समझ में आ गई है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम कंसंट्रेशन टर्म्स। जो मैंने मोल कंसेप्ट नंबर 1 बात करी थी अभी, कि सबसे पहले दिखाता हूं तुम्हें, फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि मोल कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का, जो कि होने वाला है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम सबसे पहले समझेंगे परसेंटेज और फिर मोल्स, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस। तो सारी कंसंट्रेशन टर्म मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है? तो ध्यान से समझना है, अगर नहीं भी आता समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 हम समझने वाले हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज कितनी तरह की होती है? फर्स्ट तो हमको मिल सकता है मास बाय मास परसेंटेज, सेकंड मिल सकता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड मिल सकता है इन दोनों का मिक्सचर, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज भी मिल सकता है, या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी मिल सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एग्जांपल से समझना स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जांपल हमको क्वेश्चन में लिखा आया है 20% ग्लूकोज इन वाटर मास बाय मास परसेंट। इस तरीके से क्वेश्चन में अगर लिखा आ गया तो हमको उसको कैसे डिक्टेट करना है, देखो समझना स्टार्ट कर। सबसे पहले तो सर हम 20% को जानते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 20/100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने देखा यहां भी मास लिखा है और यहां भी मास लिखा है, तो ऊपर भी लगाया मैंने ग्राम, नीचे भी लगाया मैंने ग्राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे 20 ग्राम है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो तो इंफॉर्मेशन होगी किसकी, फॉर सोल्यूट, और जो डिनोमिनेटर है वो इंफॉर्मेशन होगी फॉर सॉल्यूशन। तो अगर ये पॉइंट भी समझ में आ गया है तो बल्ले बल्ले हमको सब समझ में आ गया। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 लाइन लगाएंगे, देखो इस तरीके से, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट की इंफॉर्मेशन हमको क्या मिली कि 20 ग्राम है सर, सॉल्यूशन मिली 100 ग्राम है। तो क्या मैं इन दोनों को माइनस करके क्या मैं सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं? से यस और नो। अगर समझ आ गया है तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे को खुद से करके दिखा दो। 10% इथेनॉल दिया है हमें इन वाटर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब देखो इतनी सी चीज मैं कर देता हूं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे हमने मास बाय मास के लिए क्या लिखा था, ग्राम ग्राम, ऐसे ही वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, ml। ओके, इतनी बात मैंने आपको बता दी है। इसके बाद करना स्टार्ट करो जल्दी से। कर लिया? वेरी गुड। देखो अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर दो और करके देख लो भाई। ठीक है, ग्राम बाय ग्राम लिखूंगा नहीं सर, वॉल्यूम है तो ml बाय ml लिखूंगा। इसी से मैं यहीं पे बना लेता हूं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन क्या आ गई हमारे पास, 10 ml, सॉल्यूशन कितना था 100 ml। तो सर इन दोनों को माइनस कर दूंगा मैं और सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी 90 ml। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। समझ में आने लग गया है आप लोगों को? वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल तो भाई बिल्कुल ऐसे ही कर दोगे आप, देखते। 15% ग्लूकोज दिया है इन वाटर। अब देखो ये इतनी देर से इन वाटर आ रहा है, ध्यान से समझो। इन वाटर का मतलब क्या है, देखो वाटर का
अमाउंट ज्यादा ही आ रहा है तो ये वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा, देखो ठीक है, इन वाटर, ओके, वाटर सॉल्वेंट होगा और इसके अंदर इथेनॉल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और लास्ट वाले में ग्लूकोज हो जाएगा सॉल्यूट। क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा था, ग्लूकोज इन वाटर, जैसे कहते हैं नींबू किसके अंदर, पानी के अंदर, है ना, तभी बनता है लेमनेड, नींबू पानी। बात सही है, बिल्कुल सही। इसके बाद देखो हम क्वेश्चन पे थे, 15% ग्लूकोज इन वाटर दिया है और हमको दिया है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। जल्दी से कर दो, शेयर हो तुम, जल्दी से कर दो। कर दिया, ओके। देखो सर हमने तो लिखा 15% को सबसे पहले 15/100, फिर यहां पे देखा सर हमने मास है तो मास आया तो सर आपने कहा था ग्राम लगा देना, यहां पे वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम में हम ml लगा देंगे। और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने एक सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन लिखा और इसके बाद हमने देखा कि सर ग्लूकोज तो है सॉल्यूट, वाटर है हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन आई थी 15 ग्राम और सॉल्यूशन की आई थी 100 ml। तो सर सॉल्वेंट की अगर इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा 85। लेकिन 85 के बाद में यूनिट में क्या लगाऊं, क्या मैं यहां पे ग्राम लिखूं, नहीं सर यहाँ पे ml है, क्या मैं यहाँ पे ml लिखूं, नहीं सर यहाँ पे ग्राम है। तो अपनी नोटबुक में ये हाईलाइट करके लिख लो, कभी भी हमको एडिशन करना है, सबट्रैक्शन करना है तो यूनिट्स उनकी सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो ना तो हम एडिशन कर सकते हैं ना हम सबट्रैक्शन कर सकते हैं। बात आई समझ में? तो यहां पे हमारे पास आ जाता है इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, तो सफिशिएंट डाटा क्या होता सर? सफिशिएंट डाटा होता कि मेरे पास रिलेशन होता, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मास। सर आपने वॉल्यूम एंड मास क्यों लिखा? क्योंकि देखो वॉल्यूम तो मेरे पास है, अगर मेरे पास इन दोनों का रिलेशन होता तो मैं मास ले आता। और रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मास क्या होता है सर? हमको ये तो पता है, डेंसिटी होता है। क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। समझ आया? बिल्कुल। तो अगर मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होती और वॉल्यूम होती तो मैं मास वहां से कैलकुलेट कर लेता और मैं मास में चेंज कर लेता। देखो फॉर एग्जांपल समझ के देखते हैं। अभी तो सर हमें क्या पता है? वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है कितनी है, 100 ml। अगर मेरे को डेंसिटी भी दी होती सॉल्यूशन की, फॉर एग्जांपल 1.2 ग्राम पर ml दी है, तो मैं डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करता मास बाय वॉल्यूम। तो मैं डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करता मास बाय वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू आ जाता डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितनी है? 100 ml। तो यहां से आप देखोगे ml से ml कट गया और हमारा आंसर किस में आ गया? ग्राम में। कितना ग्राम आ गया? 1200 ग्राम, सॉरी 120 ग्राम। ठीक है, 120 ग्राम, 1.2 इंटू 100। अब देखो, अब हम निकाल सकते हैं, दोबारा से बना लेते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आ गया 120 ग्राम, ये कितना था? 10, कितना था? 15 था, 15 ग्राम, और ये आ जाएगा फिर 105 ग्राम। देखो अगर डेंसिटी दी है तो हम वॉल्यूम से कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें? मास में। पहले वॉल्यूम था तो मास में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? 120 ग्राम, और 120 में से 15 गए तो 85 नहीं आएगा, 105 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं? बोल दो अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके। 10 ग्राम ग्लूकोज हमको दिया है इन 200 ग्राम सॉल्यूशन में, और हमको कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंट। ठीक है, कर दो भाई, जल्दी से कर दो। अभी तक हमको मास बाय मास परसेंट दिया था और हम ये इंफॉर्मेशंस निकाल रहे थे, अब जस्ट उससे उल्टा हुआ। अगर आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कर दिया होगा अभी तक। अगर नहीं यूज कर पाए तो एक फॉर्मूला लिख लो, मास ऑफ सोल्यूट
डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा मास बाय मास परसेंट। ठीक है, और हमने सीखा भी था कि न्यूमरेटर तो सोल्यूट की इंफॉर्मेशन होती है और डिनोमिनेटर सॉल्यूशन की होती है, और यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। तो वैसे भी कर सकते हैं, कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो दोनों की इंफॉर्मेशन मेरे को दी है क्या कि 10 ग्राम तो ये है, 200 ग्राम ये है, इनटू में कर दूंगा अगर 100 तो कितना आ जाएगा आंसर, 5%। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक, अभी देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीखने को मिलेगा जरूर, देखो देखने की कोशिश करते हैं। हमको दिया है 60% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 मेरे को दिया इन वाटर एज अ सॉल्वेंट हो गया हमारा। फाइंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर ये कैसी बात हुई, आपने यहां पे लिखा है H2SO4 इन वाटर। देखो कुछ पागल लोग भी तो होते हैं। अब मैंने कहा है पानी में चीनी डालनी थी, अगर तूने 2-3 चम्मच डाली तभी तो बात थी। इसने 60% लिखा है, इसमें तो मतलब समझो आप 2-3 चम्मच नहीं 20-30 चम्मच आ गई है चीनी की, तो सॉल्यूशन चीनी ज्यादा हो गई भाई, पानी कम रह गया उसमें। बात समझ आई? ऐसा कुछ क्वेश्चन है और हमसे तभी का है कि कंफ्यूजन है, क्योंकि 60% तो हमारा क्या है H2SO4 है, लेकिन जो कई बार दिखता है वो होता नहीं। देखते हैं, अभी तो देखने से तो पता चल रहा है कि 60% हमारा H2SO4 है, तो ज्यादा अमाउंट में H2SO4 होगा, तो H2SO4 आ जाएगा सॉल्वेंट और वाटर आ जाएगा सोल्यूट। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि कभी भी हम केमिस्ट्री में जब बात करते हैं अमाउंट की, तो वो किस में करते हैं, मोल्स में। तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसके मोल्स, और दिया क्या है, मास। तो एक और कंसेप्ट आप यहां से सीखने वाले हो, अगर मास गिवन है तो मोल्स का कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। देखो सबसे पहले मैं वही चीज करता हूं, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो हम लोग अपने कंसेप्ट से चलते हैं, हम H2SO4 को मान लेते हैं सोल्यूट थोड़ी देर के लिए, और वाटर को मान लेते हैं सॉल्वेंट। तो 60% का मतलब क्या होगा, जल्दी से मेरे को बता दो। 60% का मतलब होगा सर 60 ग्राम इन 100 ग्राम। क्या बात सही है? 60 ग्राम इन 100 ग्राम, तो 60 ग्राम आ जाएगा ये, और 100 ग्राम आ जाएगा सॉल्यूशन। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो मैंने बोला है कि सोल्यूट हम मान के चलेंगे कि H2SO4 है, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कुछ लोगों को याद होगा 98U, किसी को नहीं है तो याद कर लो, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। हाइड्रोजन 2 दिए हैं, 1 होता है तो 2 आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट सल्फर दिया है 32 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन 4 दिए हैं, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64। आप प्लस करके देखना 98 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं मास को डिवाइड कर दूं इसके मोलर मास से, तो ये जो वैल्यू आई है 60/98, इसका यूनिट चेंज होके क्या हो जाएगा, मोल। समझ आया? समझ आया। और इसके बाद जो सॉल्वेंट लिखा है, सॉल्वेंट कितना बच जाएगा, देखो यहां भी ग्राम ही दिया है, यहां भी ग्राम दिया है, तो हम माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 ग्राम, और 40 ग्राम यहां पे है कौन, वाटर है सर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18U, तो यहां से आ जाएंगे मोल्स 40/18U। इतनी कोई दिक्कत, यू कह रहा हूं मोल, इसमें कोई दिक्कत। अब हम चेक कर सकते हैं लेसर अमाउंट कौन है और लार्जर अमाउंट कौन सा है। अब 60/98 देखें तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू तो 1 से भी कम आएगी, लेकिन ये वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ रही, तो हमें समझ में आ गया कि सर 60/98 हमारे पास लेसर अमाउंट है। तो जो लेसर अमाउंट में है वो कौन होगा, H2SO4 आया है हमारा लेसर अमाउंट में, तो H2SO4 क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सोलवेंट। तो हमें समझ में आ गया, बोलो आ गया क्या भाई, बोल दो। ठीक है, ओके। और इतनी बात समझ में आ गई है तो हम नंबर 2, हमने सारी परसेंटेज सीख लिए। नंबर 2 पे हम समझना स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन।
अब देखो मोल फ्रैक्शन के लिए मैं एक बीकर कर रहा हूं ड्रॉ, और उसके अंदर सॉल्यूशन है मेरा, और सॉल्यूशन के अंदर है ए, बी और सी, तीन तीन कंपाउंड्स हैं हमारे पास। तो हम लेट कर रहे हैं कि एन ए का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी का मतलब फिर क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और एन सी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल मोल से। तो मेरे को टोटल मोल्स की वैल्यू भी चाहिए, तो एन टी क्या हो जाएगा हमारा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इतनी बात समझ में आई या नहीं? एन टी की वैल्यू यहां से आ गई, और एन ए का मतलब क्या है, एन बी का मतलब क्या है, एन सी का मतलब क्या है, वो भी हमें समझ में आ गया। और हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी पता है कि जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। तो हम एक्स ए एक्स बी एक्स टी का फॉर्मूला इजीली अब लिख सकते हैं। एक्स ए का फॉर्मूला आ जाएगा एन ए बाई एन टी, एक्स बी का फॉर्मूला आ जाएगा एन बी बाई एन टी, और एक्स सी का फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, एन सी बाई एन टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन पॉइंट, जिस तरीके से हमने एन टी की वैल्यू कैलकुलेट करी है, कई बार हमसे एक्स टी की वैल्यू भी पूछ लेते हैं। तो एक्स टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन टी प्लस एन बी बाई एन टी प्लस एन सी बाई एन टी। और यहां से आप देखोगे तो एन टी यहां से कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एन ए प्लस एन बी और प्लस में एन सी। और इज इक्वल टू में अगर मैं लिखना चाहूं तो एन टी का फॉर्मूला भी तो यही था, याद आ रहा है तो यहां पे मैं एन टी की जगह पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख सकता हूं। और आप देखोगे तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गए और आंसर आ गया 1। ये 1 किसका आंसर आया, एक्स टी का। तो हम ये लिख सकते हैं कि वैल्यूज कुछ भी हो, एन ए एन बी एन सी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो ऑलवेज 1 आएगी, ऑलवेज 1 आएगी। आप लिख सकते हो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, और ब्रैकेट में लिख लेना ऑलवेज। ठीक है, समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं बोल दो। ठीक है, समझ में आया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 10% सॉल्यूशन दिया है हमें मास बाय मास का, और ग्लूकोज इन वाटर बोल रहे हैं, तो ग्लूकोज अपना सॉल्यूट हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट, और हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हमको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आप अगर खुद करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया इसको, सोल्यूट, सॉल्वेंट, और लास्ट में क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। अब देखो सोल्यूट कौन था, ग्लूकोज, सॉल्वेंट कौन था, वाटर। अब यहाँ पे 10% मास बाय मास दिया है, तो इतनी बात भी मेरे को समझ में आ जाएगी कि ये तो है 10 ग्राम सर, और 10 बाई 100 होगा तो 100 ग्राम सॉल्यूशन आ जाएगा, तो 90 ग्राम अपना सॉल्वेंट आ गया। इतनी चीज समझ में आई या नहीं? इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, ग्लूकोज की। अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें इसके लिए तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे ग्लूकोज के, और डिवाइड में कर देंगे हम एन टी से, मतलब टोटल मोल्स, है ना, यही फॉर्मूला होने वाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें 10 ग्राम के भी 90 ग्राम के भी। तो 10 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, आता है? नहीं आता तो याद कर सकते हो 180 होता है, वाटर का तो आता है 18 होता है, इसके आगे इतने मोल, इसके आगे इतने मोल। इतनी बात समझ आई? देखो आप ना याद कर सकते हो, कुछ के मॉलिक्यूलर मास आप याद कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट आता है यूरिया,
यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। ग्लूकोस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180। शुगर शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342। और H2SO4 98। ठीक है, इनके तो आपको याद होने ही चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो मैं बता देता हूँ। इधर आता है CO, इधर भी लगा होता है NH2, इधर भी लगा होता है NH2। तो यहां से हमारे नंबर ऑफ मोल्स तो आ चुके थे सर, अब हमें निकालना था एक्स ऑफ ग्लूकोज। तो कैसे आ जाएगा, 10/180 डिवाइड करेंगे 10/180 प्लस कर देंगे 90/18 से, दैट्स इट। और इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर 3 कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है मोलैरिटी। देखो, मोलैरिटी होती है बड़ी बहन और स्मॉल m होती है मोलैरिटी छोटी बहन। तो इसको हम कैपिटल M है, कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के तो मोल्स हैं इसमें भी, और मोलैलिटी में भी सोल्यूट के ही मोल्स हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि मोल्स किसके थे, सोल्यूट के, और वॉल्यूम किसकी है, सॉल्यूशन की। वॉल्यूम किसमें है, लीटर में है। ठीक है, तो यहां से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स किसके आ गए, सोल्यूट के, और इसके बाद डिवाइड कर दे अगर वॉल्यूम से, वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, सॉल्यूशन की होनी चाहिए। तो ये हमारा यहां से फॉर्मूला बन जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहां से नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछ लेते हैं, यूनिट। अब यूनिट क्या है, न्यूमरेटर में है मोल और पर लीटर वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मोलैरिटी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको दिया है 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी कैपिटल M। अगर कैपिटल M भी लिखा है, मोलैरिटी लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए डिनोशन बहुत है कि कैपिटल M को कहते हैं मोलैरिटी और स्मॉल m को कहते हैं मोलैलिटी। ठीक है, निकालना स्टार्ट करो, चलो। ठीक है, ओके, देखो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा सोल्यूट, फिर मैंने लिखा सॉल्वेंट, और फिर मैंने लिखा सॉल्यूशन। अब देखो, हमको निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब मोल्स किसके चाहिए, सोल्यूट के, और वॉल्यूम किसकी चाहिए, सॉल्यूशन की। और हमें दिया क्या है, 40 ग्राम, क्या दिया है, NaOH। NaOH क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया सॉल्वेंट तो हम वाटर मान के चलेंगे, वैसे कोई जरूरत आने नहीं वाली कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें जरूरत पड़े। बाकी देखते हैं, देखो 40 ग्राम तो ये दिया है, प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम तो सॉल्यूशन की हमें दी है, बस इसको लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में कितना हो जाएगा, 0.5 लीटर डिवाइड बाय 1000 कर दिया, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 40 ग्राम है, 40 ग्राम को अगर मैं इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं, जो कि NaOH का 40 होता है, उस लिस्ट में NaOH का और लिख लो भाई, NaOH कितना होता है, 40। ठीक है, ये हेल्प करने वाली है आपको। ओके, 40/40 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 मोल दे रखा है। अब देखो मोलैरिटी हमको निकालनी थी, जो कि क्या आ गया, 1/0.5, जो कि क्या होता है, 2 मोल पर लीटर इज द आंसर। समझ में आया या नहीं, बोल दो भाई। ओके ओके, इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। हमें गिवन है ग्लूकोज इन वाटर,
ठीक है, ग्लूकोज इन वाटर हमें दिया है, 20% मास बाय वॉल्यूम दिया है, और कह रहे हैं कि मोलैरिटी कैलकुलेट करके बता दो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। सोल्यूट लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं सॉल्वेंट, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। इसके बाद देखो सोल्यूट हमें क्या दिया है, ग्लूकोज, और वाटर दिया है सॉल्वेंट। और कोई इंफॉर्मेशन? यस सर, मास बाय वॉल्यूम दिया है, मतलब 20 ग्राम सोल्यूट है और 100 ml सॉल्यूशन है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम ही तरीके से करना है, मतलब ग्राम आ गया, ग्राम से मोल में चेंज कर लेंगे। ग्राम से मोल में कैसे हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए आ जाएगा 180, तो ये आ गई मोल, और 100 ml कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर। तो मोलारिटी कैलकुलेट हमें करनी थी, मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल कितने आ गए, 2/18, और यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं इससे 0.1, ठीक है, क्योंकि 0.1 हमको डिवाइड ही करना है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 9 को काट सकता हूं, 1 9, और ये आ जाएगा 1/9 इंटू 0.1, मतलब मैं 0.1 को 1/10 भी लिख सकता हूं, तो 1/9 को तो एज इट इज लिखा मैंने, और 0.1 को 1/10 लिख लिया। तो आंसर अपना क्या आ गया, 10/9 मोल पर लीटर। समझ में आया या नहीं, बोल दो। मोलारिटी के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, नंबर 4, मोलैलिटी, स्मॉल एम। तो लिखते हैं, देखो मैंने बताया था कि इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स तो किसके चाहिए, ऑफ सोल्यूट, लेकिन डिजॉल्व इन होने वाले हैं ये 1 kg ऑफ सोलवेंट में। लास्ट वाले में अपने वॉल्यूम थी, लास्ट वाले में अपने वॉल्यूम थी, मतलब ये वाली चीज तो सेम है, लेकिन लास्ट में वॉल्यूम थी, अब की बार क्या है, मास है, और मास किसका है, सोलवेंट का है। तो ये एक डिफरेंट चीज है, हमको याद रखनी है। तो मोलालिटी मतलब स्मॉल m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल्स, मोल्स तो सेम है, सोल्यूट के ही है, और मास आ गया है वॉल्यूम की जगह, और सॉल्यूशन की जगह आ गया अपना सॉल्वेंट। तो अभी सॉल्वेंट का रोल आने वाला है। देखो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में सॉल्वेंट की कोई भी जरूरत हमको नहीं पड़ी थी, लेकिन अभी मोलालिटी की बात आएगी तो हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ने वाली है, किसमें, मास में हमको जरूरत पड़ने वाली है। बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है भाई, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस है इनके नाम में, इसको तो हम पहचानते हैं मोलारिटी, और इसको हम पहचानते हैं मोलारिटी से। सेकंड है इनके फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज क्या होने वाले हैं, मोल डिवाइड में लीटर, और इसमें फॉर्मूला होने वाला है मोल डिवाइड में केजी, मतलब मास। अब यहां पे लीटर के आने की वजह से, यहां पे लीटर के आने की वजह से ये बन जाता है वॉल्यूम डिपेंडेंट, ठीक है, वॉल्यूम है इसमें, तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंट बन जाता है, और वॉल्यूम हमारी होती है टेम्परेचर के डिपेंडेंट, तो इसी वजह से ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे वॉल्यूम आएगी उसको हम टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं, बात सही है, बात सही है। तो जहां पे भी वॉल्यूम आएगी उसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट बोल सकते हैं, तो मोलैरिटी को भी मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट बोल सकता हूं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन हमको बताना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स इज आर। नंबर ए हमको दिया है मोलैरिटी,
जिसको हम कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। नंबर बी हमें दिया है मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। नंबर सी हमको दिया है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। नंबर डी मास बाय मास परसेंट। नंबर ई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नंबर एफ मोल फ्रैक्शन। अब हमको क्या बताना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लेना, इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैंने इतना लिखा इससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मोलारिटी का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड किया, मेरे को समझ आया, मास मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम। मोलारिटी में देखा मास, इसमें तो वॉल्यूम सीधा ही आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट, या मास बाय मास है तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ही वॉल्यूम है तो डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आएगी तो इंडिपेंडेंट। तो यहां पे देखेंगे तो वॉल्यूम आ रही है डिपेंडेंट, यहां पे नहीं आ रही है तो इंडिपेंडेंट। अब हमको बताना था इंडिपेंडेंट कौन कौन है। बी इंडिपेंडेंट है, इसके बाद डी इंडिपेंडेंट है और इसके बाद एफ इंडिपेंडेंट है। तो तीन हमारी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम आ रही थी, वॉल्यूम हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो जहां पे भी वॉल्यूम आएगी वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, और जहां वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखो सर, यहां पे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था, तो हम तो समझ रहे थे वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। बट देखो बात को समझो, क्या मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो ये वैल्यू चेंज होगी? यस, क्योंकि वॉल्यूम्स चेंज होगी। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सर सोल्यूट की भी सेम रेट से वॉल्यूम चेंज हो रही हो और सॉल्यूशन की भी सेम रेट से चेंज हो रही हो? ऐसा हम नहीं बोल सकते, दोनों के डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं। तो ये वैल्यू ओवरऑल चेंज हो रही होगी अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं। बात समझ आई? बात ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 16 ग्राम of NH2CO NH2 present in 500 gram of solution. Find small m, मतलब मोलालिटी हमको निकालना शुरू करते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ट्राई करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसके बाद देखो यहां पे हमें समझ में आ गया कि सोल्यूट तो कौन है, यूरिया। ये फॉर्मूला यूरिया का होता है CONH2 और इधर भी NH2। ठीक है, इसका मास हमने लिखा था कितना होता है 60। बिल्कुल सही, सॉल्वेंट हमें नहीं दे रखा तो हम मान के चलेंगे कि क्या है, वाटर। ओके ओके, इसके बाद यूरिया हमें दिया है 60 ग्राम प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें निकालना है स्मॉल m मतलब मोलालिटी, और मोलालिटी के लिए तो सोलवेंट की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ही चाहिए। तो सोलवेंट का मास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सोलवेंट के मास के लिए मास माइनस मास, बहुत सिंपल है। क्या आ गया 440 ग्राम। अब 440 ग्राम आ गया है, मोल्स होते हैं 60। अब इसका मोलर मास भी होता है 60, तो 1 मोल आ जाएगा अपना आंसर। तो मेरे ख्याल से हो गया है क्वेश्चन। मोलालिटी 1 मोल डिवाइड 440 किसमें, ग्राम में, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 440, जो कि 0 से 0 कटने के बाद 100 बाय 44 हमारा आंसर आ जाएगा, और यूनिट हो जाएगी इसकी मोल पर केजी। समझ में आया या नहीं, बोलोगे? आ गया? ओके। इसके बाद में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अब ये मोलालिटी नॉर्मेलिटी के बहुत क्वेश्चन हो गए हैं। मोलालिटी मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स, सर समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया ना मेरे विदाउट मेरी हेल्प के,
तो भाई आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 3 मोलर सॉल्यूशन दिया है ग्लूकोज इन वाटर का, और डेंसिटी हमको दी है 1.5 ग्राम पर ml, और हमको निकालना है स्मॉल m। तो बताओ भाई कैसे निकाल सकते हैं, बता दो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अगर जिन लोगों ने किया है उन लोगों के आंसर्स आए होंगे, कमेंट में जल्दी से बता दो मेरे को क्या क्या आंसर आए हैं तुम्हारे। और इसके बाद देखो मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्व करना। अब अपना आंसर मैच करना, सोल्यूट वही अपना पुराना तरीका, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे सोल्यूट तो क्या दिया है हमें, ग्लूकोज, सोल्वेंट क्या दिया है, वाटर, और 3 मोलर का मतलब क्या होता है, 3 मोल तो सर सोल्यूट के हैं और 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन की है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखो मैंने कैसे लिखा है, 3 मोलर को मैंने लिख लिया है 3 मोल बाय 1 लीटर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने फिर यहाँ पे लिखा है, सही है, सही। इसके बाद मेरे को चाहिए क्या, मोलारिटी, मतलब सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी मास चाहिए। तो हमें डेंसिटी भी दी है, यहाँ से देखा जाए तो हमें वॉल्यूम दी है, और इसके साथ हमें डेंसिटी भी दी है 1.5 ग्राम पर ml। तो ml है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम है हमारी लीटर में। तो वॉल्यूम अगर मैं लीटर में से ml में करूँ तो 1000 ml आ गई। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मैंने लिखा मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ से अगर मैं मास चाहता हूँ तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी है 1.5 इंटू में 1000 करूँगा तो क्या आ जाएगा 1500 ग्राम। अब देखो यहाँ पे दिया है मोल्स, अब इसका मास माइनस में तो इसका मास करना पड़ेगा, मोल दिए हैं। अब मोल से मैं मास में जाना चाहता हूं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो मेरे को मास चाहिए तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, 180 है, 180 होगा मोलिकुलर मास, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज है। तो 3 इंटू 180 करना पड़ेगा, 18 3 54, 540 ग्राम आ गया अपना सोल्यूट का मास। तो 540 मेरे को माइनस करना है 1500 में से, कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो सर, 960 ग्राम आ जाएगा। अब ये 960 ग्राम कैसे आया है, 1500 को जब मैंने 540 में से माइनस कर दिया तब जाके ये 960 ग्राम आया। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मोलालिटी का फॉर्मूला मैं फाइनली अप्लाई कर सकता हूँ। क्या आ जाएगा मोलालिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 3 थे, डिवाइड में मास 960, और ये मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा 960 को, क्योंकि वो ग्राम में हमको चाहिए केजी में है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो कि आंसर बन जाता है, अगर मैं काटना चाहूँ तो यहाँ पे काट सकता हूँ, 3 1 3 3 2 0 से 0 कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100/32 मोल पर केजी। ठीक है, 100/32 मोल पर केजी। समझ में आया या नहीं, बोल दो भी, समझ में आया या नहीं। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया है तो आज की क्लास में करते हैं इतना ही। ठीक है, सो थैंक यू।